हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज जो है लास्ट वीडियो रहेगा आईटी एक्ट के लिए। अब देखिए, अभी तक आईटी एक्ट में हम लोगों ने तरह तरह की चीजें पढ़ ली। सबसे पहले पढ़ लिया है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा है आईटी एक्ट में कि कौन कौन सी अथॉरिटी होती है। हम लोगों ने पनिशमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए, यहां पर एक चीज और जो बहुत महत्व की है, जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, वो पिछले वीडियो से ही रिलेट होती है। याद कीजिए, पिछले वीडियो में हमने एक पर्टिकुलर टर्म की बात की थी, साइबर टेररिज्म। ठीक है, यानी कि ऐसा आतंकवाद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम या डिजिटल मीडियम के माध्यम से आतंक या टेरर फैलाने के लिए यूज किया जा रहा है। अब ये आप सोचिए, ये एक बहुत बड़ा इशू है। क्यों इशू है भैया? क्योंकि अभी तक आपको बम चाहिए रहता था और तरह तरह के वॉयलेंस के माध्यम चाहिए रहता था टेरर फैलाने के लिए। बट अब चाहे वो किसी भी देश को उसके कदमों पे लाने के लिए आप उसका कंप्यूटर और उसका नेटवर्क को रोक दो, सारी की सारी चीज खराब हो जाएगी। उसका बैंकिंग खत्म हो जाएगा, एसेंशियल सर्विस रेलवे हो गई, मेट्रो हो गई, सब कुछ कहीं ना कहीं किससे कंट्रोल्ड है? कंप्यूटर और उसके सर्वर्स द्वारा कंट्रोल्ड है। तो यदि उनके नेटवर्क को आप हैक कर लेते हो तो क्या होगा? आप पूरे के पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को जीरो पर ला सकते हो बिना किसी भी वॉयलेंस के माध्यम को यूज किए। तो साइबर टेररिज्म यानी कि सिर्फ टेररिज्म नहीं, साइबर के अलग अलग जो न्यूसेंस बन रहे हैं, वो एक बहुत ही बड़ा खतरा बन रहा है जो इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, तो यदि ये सिचुएशन है तो आप बात समझिएगा, यदि ये सिचुएशन है तो हमारे पास, हम बाई मीन, हमारे से मैं मीन कर रहा हूं सरकार के पास कुछ पावर होने चाहिए, कुछ एजेंसीज होनी चाहिए जिसको वो क्या कर सके, साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए अपॉइंट कर सके, ताकि ऐसी सिचुएशन ना आए कि देश की अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचे, लोगों के इंटरेस्ट को हानि पहुंचे। और इस वजह से ये जो प्रावधान है, हम इसी एजेंसीज के बारे में, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या पावर दिया गया है उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो के अंत तक हमारा आईटी एक्ट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और फिर जो लास्ट एक्ट बचेगा, करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1988, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर इंटरसेप्शन। देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, सेक्शन 69 है, इसे बाय नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी के अवरोध, या बेसिकली आपको क्या करना है, मान लीजिए एक पर्सन है, ये एक सिस्टम के जरिए, ए के जरिए इंटरमीडियरी के माध्यम से, कोई भी इंटरमीडियरी हो रहा है, उसके माध्यम से मैंने क्या किया, एक इंफॉर्मेशन भेजा, इंफॉर्मेशन बी को, एक पर्सन बी को भेजा। अब यदि सरकार को ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर जो डेटा ट्रांसफर किया गया है उसमें क्या है, उसमें कुछ गड़बड़ है, जिसमें भारत की सुरक्षा, क्या क्या क्राइटेरिया अभी डिटेल में पढ़ेंगे, जो जरूरी है सरकार को ऑब्टेन करना, तो वो क्या कर सकता है, इसको इंटरसेप्ट कर सकता है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन में, इस वायर्ड मैसेज में क्या भेजा गया है उसे सरकार निकलवा सकता है। इसे ही कहा जाता है 69 का पावर। अब देखो, जितने भी आज की डेट में आप इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस होते हैं वो इसी सेक्शन 69 के अंदर होते हैं। जैसे कि आपका ईमेल ट्रैक करना। अभी कुछ समय से व्हाट्सएप में के माध्यम से एक न्यूज चल रही है कि जो व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन है उसे तोड़ने के लिए सरकार प्रेशर डाल रही है व्हाट्सएप पर। तो ये किस जरिए प्रेशर डाल रही है? इसी सेक्शन 69 के एंड पर। इसके विरोध में व्हाट्सएप ने क्या कहा, यदि भारत सरकार हमसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन छोड़वाती है, तोड़वाती है, तो हम भारत का मार्केट ही तोड़ देंगे, ये उन्होंने कहा। ठीक है, तो ये जो है, इस तरीके की बातें आपको समझनी है सेक्शन 69 के अंदर। तो सेक्शन 69 क्या दे रहा है आप समझिएगा। यहां पर सरकार, कौन सी सरकार?
यदि नेशनल इशू इन्वॉल्व होगा तो केंद्रीय सरकार, राज्य इशू इन्वॉल्व होगा तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, किसी भी सरकारी एजेंसी को यह पावर दे सकती है कि वो मैसेज को इंटरसेप्ट कर सके, उसे मॉनिटर कर सके और फिर फाइनली उसे तोड़ सके। कब, कौन कौन सी कंडीशन में करें, तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था आर्टिकल 19 जो भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल 19 है, उसमें 6 कंडीशंस मौजूद है। वो 6 कंडीशंस में जो एक्सेप्शंस हैं फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, वही 6 कंडीशन में भारत, कोई भी भारत या केंद्र सरकार या राज्य सरकार ये ऑर्डर दे सकती है। तो वो कौन कौन से इशू हो सकते हैं, भारत की सुरक्षा के बारे में बात हो, ठीक है, डिफेंस के बारे में बात हो, जिससे कि जैसे कि इंटीग्रिटी में बात हो, एकता, अखंडता या सॉवरेनिटी की बात हो, ये सारे में कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था किसी फ्रेंडली रिलेशन के साथ बात हो, या तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाता है, डिफेमेशन हो जाता है, या इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, मैं किसी को अपराध करने के लिए उसे उकसा रहा हूं, ये सारी चीजों में क्या करा जा सकता है, एजेंसी को सरकार पावर दे सकती है। ये सारे एक्सेप्शन बहुत बार आएंगे, आपको ये सारे के सारे 6 एक्सेप्शंस याद होने चाहिए। ये वही एक्सेप्शंस हैं जब हम भारत का संविधान पढ़ेंगे तो आर्टिकल 19 में क्लियरली स्टेटेड है, ठीक है। इन सारी सिचुएशन में क्या करना होगा, उसे तो एजेंसी को पावर दिया जाएगा। अब एजेंसी का जो भी पर्सन इन चार्ज रहेगा उसे क्या करना पड़ेगा, फुली कोऑपरेट करना पड़ेगा सरकार के साथ, और वो जब फुली कोऑपरेट करेगा तब इंफॉर्मेशन सरकार को मिलेगी। लेकिन मान लीजिए वो कोऑपरेट नहीं करता है तो 7 साल की सजा और फाइन कितने तक का, जितना भी क्वांटम रिक्वायर्ड हो उसके हिसाब से। इन सारे प्रोविजन में जब इंटरमीडियरी इन्वॉल्व है तो आप क्या देखोगे, आप आमतौर पर देखोगे कि यहां पर फाइन को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जिस तरीके का मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी उतना फाइन दिया जाएगा। जबकि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, आमतौर पर फाइन 3 ईयर और 1 लाख रुपीस तक का ये दिया गया है, 3 साल की इंप्रिजनमेंट और 1 साल का 1 लाख रुपए का फाइन। उसके बाद जैसे जैसे पनिशमेंट बढ़ते जाती है, क्वांटम ऑफ ऑफेंस बढ़ते जाता है, ये जो है चेंज होता है। जैसे कि यदि कोई साइबर टेररिज्म एक्ट किया तो क्या था, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट हम इसी में बात करते हैं, पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर ब्लॉकिंग ऑफ पब्लिक एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर रिसोर्स, ठीक है। ये पावर क्या दिया गया है कि कंप्यूटर रिसोर्स को टेम्पररी के लिए ब्लॉक किया जा सकता है। इसी एक्ट के अंदर आप देखे होंगे इंटरनेट को सस्पेंड किया जाता है, तो इसके अंदर एक रूल बनाया गया है और उस रूल के माध्यम से इंटरनेट को सस्पेंड किया जाता है। तो कुछ समय पहले राजस्थान में टीचर का एग्जाम कंडक्ट किया गया और टीचर के एग्जाम में चीटिंग ना हो तो राजस्थान सरकार ने क्या किया, सेक्शन 69A का यूज किया और इंटरनेट को कटवा दिया। सरकार जब दंगे होती है तो सरकार क्या होती है, कोई गलत मैसेज ना जाए, फॉल्स मैसेज, रूमर्स ना जाए, सेक्शन 69A का यूज करके इसे ब्लॉक कर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन वाइज याद रखिएगा, सेक्शन 69 का मतलब क्या है, सरकार क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के माध्यम से आम जनता या पब्लिक एक्सेस कर सके। क्या करना होगा, बिल्कुल वही बात होगी, वही सारी कंडीशन होगी, भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी पर बात आएगी तो किया जा सकता है। इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस अपराध को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आप देखोगे डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इस तरीके के मामले में भी आ सकता है। किसी फ्रेंडली देश के साथ हमारे रिश्ते को खराब करने की कोशिश की जाए तो भी क्या किया जा सकता है, यह कानून लगाया जा सकता है, ठीक है। वही सारी ऑर्डर है। अब इंटरमीडियरी को क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भारत सरकार ने क्या दिया, आदेश दिया कि इस एरिया में इंटरनेट बंद कर दो। उस इंटरमीडियरी को, उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पूरी तरह कोऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं किया तो वही 7 इयर्स और फाइन दोनों, या इंडिविजुअली जैसा भी हो वो पनिश किया जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आई। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं 69B, पावर टू ऑथराइज, मॉनिटर एंड कलेक्ट ट्रैफिक डेटा। जो भी कंप्यूटर या कंप्यूटर के नेटवर्क के थ्रू डेटा भेजा जा रहा है उसे क्या कर सकती है सरकार, मॉनिटर कर सकती है, उस पर निगरानी रख सकती है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो है
दो पावर होते हैं, दो अधिकार हैं। एक देखिए, एक अधिकार है हमारा निजी अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। मैंने आपको बताया है पॉलिटी में, हालांकि हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो प्राइवेसी है वो भारत में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, पुट्टुस्वामी जजमेंट। उसके अंदर प्राइवेसी को क्या माना गया है? एक मौलिक अधिकार माना गया है, फंडामेंटल राइट माना गया है। ठीक है, तो ये जो है प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन क्या एक और चीज जो सिटीजन डिमांड करता है कि उसे सुरक्षा मिले सही तरीके से, वो घर के बाहर सेफ रहे, लॉ एंड ऑर्डर कंटिन्यूअसली मेंटेन रहे, तो ये जो है सरकार की ड्यूटी है। सरकार की ड्यूटी क्या है? कि वो एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे हमें। तो अब देखिए, इन दोनों के बीच में कई बार क्या रहता है? कन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि सारे का सारा एकदम टोटल सेफ इंश्योर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, एंड द मोमेंट आप एक लिमिट से ज्यादा डेटा कलेक्ट करोगे तो वो प्राइवेसी को इंटरफेयर कर जाता है। तो इसी वजह से कोई भी एक्ट है वो क्या होता है, कभी भी आप दुनिया में देखोगे सच और गलत, सही और गलत के बीच में दुविधा नहीं होती है। दुविधा एक्चुअली होती है राइट वर्सेस अदर राइट। हमेशा जिंदगी में जो दुविधा होती है ना, वो राइट और राइट के बीच में होती है, क्योंकि जब गलत और सही के बीच में हमें फैसला लेना पड़ता है तो ये निश्चित तौर पर हम सब जानते हैं कि सही ही हम चुनेंगे। लेकिन मान लीजिए, जैसे कि मैंने इस उदाहरण में बताया, इस उदाहरण में क्या हो रहा है, एक जगह सही है कि प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरी जगह क्या है, ज्यादा से ज्यादा डेटा होना चाहिए, तभी तो कोई आतंकवादी हमला रोक पाएंगे। तो दोनों के बीच में क्या सही बैलेंस है, वो बनाना रियल लाइफ सिचुएशन में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बात समझ में आई? प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप ऐसे ही देखे होंगे, कई बार आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होता है, चाहे पेरेंट्स हो चाहे वो दोस्त हो, दोनों सही दलील पेश कर रहे हैं, लेकिन कौन कितना ज्यादा सही है, कौन कितना गलत है, आपको नहीं पता। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, और ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, किस डायरेक्शन में हम आगे मूव करें। बात समझ में आई? तो ये क्या किया है, एजेंसी को ऑथराइज किया जाएगा कि आप मॉनिटर करो डेटा। तो सरकार, कौन सी सरकार? यदि नेशनल इशू होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा। क्या करेगा? किसी एजेंसी को दे देगा कि भैया जब कौन सी कंडीशन में, वही सारी 6 कंडीशन जो हमने पढ़ा, उन्हीं सारी कंडीशन में जब संप्रभुता अफेक्ट होगी, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, वही जो आर्टिकल 19 की कंडीशन है, उसमें मॉनिटर एंड कलेक्ट डेटा की बात कर सकती है। और यदि एजेंसी कोऑपरेट नहीं करी तो यहां पर 1 साल की इंप्रिजनमेंट और 1 करोड़ तक का फाइन। प्रश्न ये उठता है, यहां पर क्यों फाइन दे दिया, यहां पर क्यों डिफरेंस आ गया? डिफरेंस इसलिए आ गया क्योंकि यहां पर कोई पर्टिकुलर केस नहीं है, यहां पर जनरल एजेंसी को कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि उस बेसिस पे मॉनिटर करो, इस वजह से यहां पर इंप्रिजनमेंट है। लेकिन यदि स्पेसिफिक ऑर्डर दिया गया तुम ये चीज करो और आप नहीं करते हो, तो फाइन नॉर्मली ज्यादा लगता है, इंप्रिजनमेंट ज्यादा होती है। नेक्स्ट होता है प्रोटेक्टेड सिस्टम, संरक्षित प्रणाली। अब देखो होता क्या है, मैं आपको एक चीज सिंपल बता रहा हूं। जैसे कि मान लो ये है न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर बम का एक्सेस कैसे मिलता है? ये नॉर्मली जो होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा एक कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी रहती है, उसके जरिए इनके पास एक्सेस रहता है कि ये न्यूक्लियर बम, क्या ये बटन दबा के बम फूटता है? नहीं, ये भी साइबर, आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू होता है। तो अब क्या हम साइबर, जो भी हम ऐसे न्यूक्लियर बम या कोई बम जैसे सिस्टम है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या हम उसे सिंपल नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे? नहीं यार, ऐसा कुछ भी गड़बड़ हुआ तो क्या हो सकता है, कोई हमारे न्यूक्लियर बम को यूज करके किसी अपने ही हॉस्टाइल देश पर गिरा दे और नाम आ जाएगा भारत का, बड़ा ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी। तो इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें एक प्रोटेक्टेड नेटवर्क के अंदर डाला जाता है। प्रोटेक्टेड नेटवर्क आप सिंपल भाषा में, जैसे आप ऐसे समझिए, एक तरीका मैं आपको समझाता हूं, उसे माना जाता है रिंग फेंस। आसान भाषा में समझाता हूं, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए भारत सरकार के ही कोई ऑर्गेनाइजेशन, या मान लो भारत कैबिनेट है, ठीक है। अब कैबिनेट के अंदर बहुत सारे पेपर्स डिस्कशन होते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर होते हैं।
यदि इसे जो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाए तो कभी कैबिनेट के नेटवर्क में ब्रीच होता है तो कैबिनेट के सारे जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हम नेटवर्क में स्टोर किए थे, कंप्यूटर में स्टोर किए थे, वो क्या हो सकते हैं, वो कहीं भी लीक हो सकते हैं। इसी वजह से क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल वॉल बना दी जाती है। इसे कहा जाता है रिंग फेंसिंग। इसके जरिए क्या किया गया कि इसका डेटा सिर्फ और सिर्फ यहीं तक रहेगा। ये कैसे संभव है, इसको बाहर के इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करते हैं, इनका खुद का एक सिस्टम होता है और उसी के माध्यम से जितनी भी महत्वपूर्ण सिस्टम जानकारियां हैं स्टोर की जाती हैं। बात समझ में आई? दिस इज नोन एज रिंग फेंसिंग सिस्टम। तो ऐसा करके हमने क्या किया, जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण कंट्रोल है, कभी डेटा ब्रीच भी होता है तो हम क्या किए, बाहर इस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वो डेटा नहीं जाएगा। इसको कहा जाता है रिंग फेंसिंग सिस्टम। तो ऐसे प्रोटेक्टेड सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ती है और इसे कहा जाता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना। ठीक है, क्या होता है बात समझते हैं। तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा पहले कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं। देखो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कहा गया है, ऐसा कोई भी सिस्टम जो यदि बंद पड़ जाए तो भारत में बड़े लेवल पर नुकसान होगा। वो नुकसान किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वो आर्थिक नुकसान हो, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, या फिर उसकी वजह से क्या हो, जनहित में यानी पब्लिक को बड़ी हानि हो, पब्लिक हेल्थ को बहुत हानि हो, या कोई अन्य इंपॉर्टेंट इशू। ऐसे सब चीजों में यदि एक सिस्टम के बंद हो जाने पर इस तरीके के कंसिक्वेंस मिलते हैं तो उस सिस्टम को केंद्रीय सरकार क्या करती है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित करती है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, मान लो बैंक का सर्वर काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, एक दिन के लिए बस बैंक का सर्वर काम नहीं किया तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी। क्यों कर जाएगी, सारे के सारे ट्रांजैक्शन रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था पे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ऐसी सिचुएशन में। इसी वजह से बैंकिंग को क्या कर दिया गया, एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित कर दिया गया। और ऐसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर यदि कोई भी पर्सन अनऑथराइज तरीके से एंटर करना चाहता है, उसकी सर्विसेज को खराब करने की कोशिश करता है, तो उसे 10 साल तक की सजा मिलेगी और जितना भी क्वांटम फाइन लगेगा जो सिचुएशन के हिसाब से वारंट हो। दिस इज नोन एज प्रोटेक्टेड सिस्टम। तो प्रोटेक्टेड सिस्टम कौन घोषित करता है, केंद्रीय सरकार घोषित करता है। क्यों घोषित करता है, क्योंकि कुछ ऐसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो यदि खराब हो जाते हैं, जो कुछ समय के लिए भी काम नहीं करते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत के पब्लिक को, पब्लिक हेल्थ में, ऐसे सभी महत्वपूर्ण एलिमेंट्स में बहुत भारी नुकसान होगा। और उन्हीं से बचने के लिए कुछ सिस्टम को प्रोटेक्टेड किया गया है, जिन्हें एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दी जाती है। और यदि कोई भी नागरिक या गैर नागरिक, कोई भी पर्सन इस पर अटैक करता है तो उसे बड़ी हैवी इंप्रिजनमेंट 10 इयर्स और बड़ा हेफ्टी फाइन इंपोज किया जाता है। तो क्या सिर्फ बैंकिंग है? नहीं भैया, भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने भी नेटवर्क हैं, ठीक है, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट हो गया, तो वाटर सप्लाई के इश्यूज, मान लो डैम है, डैम को कोई कैसे कर दिया गया, ओपन कर दिया गया, वाटर सप्लाई के नेटवर्क को खराब कर दिया गया, टेलीकम्युनिकेशंस हैं उसे डिसरप्ट कर दिया गया। तो ये सारी चीज में भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा और इस वजह से इन्हीं सभी चीजों को क्या कर दिया गया है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित किया गया है केंद्रीय सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी मतलब सरकार क्या करेगी, एक एजेंसी इसको डेजिग्नेट कर देगी कि भैया जो भी इंटरनेट, कंप्यूटर और उसके माध्यम में ग्रोथ हो रही है, तुम उसमें क्या करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब अनुसंधान और विकास करते रहो, ताकि हम भी बाकी कंपैरिजन की तरह आगे रहे और हमारा नेटवर्क या कंप्यूटर किसी से भी पीछे ना रहे, हमें किसी और की रिसर्च की वजह से हम पर कोई गलत तरीके से हम पर उसे यूज ना करे। बात समझ में आई? नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्ट की बात करेंगे। दिस इज, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेक्शन 70B के अंदर, इसे बाई नंबर ध्यान रखिएगा। सर्ट मतलब कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो ये भी क्या किया जाएगा कि केंद्रीय सरकार एक एजेंसी को डेजिग्नेट करेगी सर्ट के रूप में। सर्ट मतलब कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, यानी कि आपदा के समय, बिल्कुल तत्कालीन समय में एक टीम होनी चाहिए जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर रिलेटेड स्टफ से कोई आपदा आती है तो हमें क्या करे, हेल्प करे। इस टीम का क्या नाम दिया गया है, सर्ट इन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसके फंक्शंस, सर्ट इन किसके एक्ट के अंदर बनाई गई है, तो 670B के अंदर बनाई गई है, ध्यान रखिएगा। यदि आप प्रावधान लिख देते हैं, सर्ट इन जब आता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 70B के अंदर, आईटी एक्ट 2000 के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जो आपदा के समय, इमरजेंसी के समय किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल या कंप्यूटर रिलेटेड रिसोर्स के मैनेजमेंट में हमें हेल्प करती है, उसे ही सर्ट इन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका काम क्या क्या है। तो सिंपल सी बात है यार, अब मुझे क्या करना है, कंप्यूटर रिलेटेड इमरजेंसी से बचाना है। तो मुझे सारे काम कैसे करने होंगे, सबसे पहले जो भी पास्ट में ऐसे अटैक हुए हैं उसे कलेक्ट किया जाएगा। तो इन सारे अटैक की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। इस इंफॉर्मेशन को क्या किया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज किया जाएगा। इसके लिए फाइट करने के लिए क्या किया जाएगा, मेजर्स तैयार किए जाएंगे। तो ऐसे मेजर्स तैयार करना किसका काम है, सर्ट इन ऑर्गेनाइजेशन का काम है। साथ ही साथ यदि ये ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि हमें खुद से किसी टॉपिक में आगे रिसर्च करना है तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगे कैरी ऑन करेंगे ताकि ऐसे अटैक ना हो सके। ये कैसा काम करेगा, प्रिवेंटिव अटैक करे, प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी बनाएगा कि भारत के नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी अटैक ना हो पाए। साथ ही साथ यदि मान लीजिए कभी कोई अटैक हो जाए तो उसका इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रिपेयर करेगा और महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी बनाए रहेगा। ये जो सारे काम हैं ये किसके काम है, सर्ट इन के काम है। बात समझ में आई, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये किस एक्ट के अंदर बनी है, 70B के अंदर बनाई गई है, आईटी एक्ट 2000 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये ऑर्डर भी इशू कर सकता है किसी इंटरमीडियरी। मान लो कोई डेटा चाहिए, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये इंटरमीडियरी को ऑर्डर दे सकता है। इंटरमीडियरी को फुल कोऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं करता है तो 1 साल 1 करोड़ तक की सजा भी मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। 2 चीज होती है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन है, ठीक है, लेट अस कॉल हिम राम। राम एक पर्सन है। राम ने किसी और पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को, लेट अस से कंपनी ए को एक इंफॉर्मेशन दी, निजी तौर पर बताई, प्राइवेट अफेयर के तौर पर बताई, और इस कंपनी ने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर दी। तो यहां पर फाइन लगाया जा सकता है 5 लाख रुपए तक का। बात समझ में आई। दूसरी चीज होती है, इसी में आगे का प्रावधान पढ़ लेंगे। मान लीजिए राम ने कोई इंफॉर्मेशन दी, ये कंपनी कौन सी थी, कंपनी की जगह मान लेते हैं एक लॉयर को इंफॉर्मेशन दी, यानी कि क्लाइंट वाला रिलेशन है। यहां पर लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं और आपको उस इंफॉर्मेशन को इस लॉ के तहत ही करना है। तो यहां पर ज्यादा फाइन लगेगा यदि वो लॉ कंपनी ने इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया गया। सिर्फ लॉ की, सिर्फ लीगल की बात नहीं है, कई और इंफॉर्मेशन हो सकती है। जैसे कि कोई भी कंपनी, आप वेबसाइट में साइन इन करते हो तो वेबसाइट क्या बोलती है, आपसे बहुत सारी चीजें मांगती है। लेट अस से मैंने क्रेडिट कार्ड की एक कंपनी है क्रेड में साइन इन किया, ठीक है, उन्होंने मुझसे बहुत सारी डिटेल्स मांगी, क्रेडिट कार्ड मांगा, मेरे से मेरा पैन मांगा, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी डिटेल्स मांगी, उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर ली मेरे से। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉमिस किया मुझसे नीचे टिक लगवाते समय कि हम आपकी इंफॉर्मेशन को कहीं भी लीक नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, मान लीजिए इस इंफॉर्मेशन को मार्केट में सेल कर दिया। तो क्या हुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था उन्होंने उसे तोड़ दिया। तो यहां पर उन्हें 25 लाख रुपए तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ यदि मैं कोर्ट चले जाता हूं, मुझे कोई नुकसान हुआ है, तो वो कंपनसेशन भी दूसरे प्रावधान के अंदर देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्ट टू अप्लाई फॉर ऑफेंसेस।
अब देखो ये जो एक्ट है आमतौर पर कहां पर लगता है, एक्ट पूरा का पूरा आप देखोगे भारत में लगेगा, ठीक है। लेकिन भारत के बाहर भी, लेट अस से भारत के बाहर कोई है तो भारत के बाहर भी ये एक्ट लगेगा। किस कंडीशन में लगेगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो भारत के बाहर भी ये एक्ट वैलिड रहेगा यदि यहां पर कोई इंडियन सिटीजन भारत के बाहर सिचुएटेड है। तो यदि हम भारत में बात करें तो भारत में फॉर ऑल द पीपल जो भारत की बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं उनके ऊपर यह कानून लगेगा। साथ ही साथ भारत सिटीजन जो भारत के बाहर रह रहे हैं उन पर भी कानून लगेगा। और तीसरा कौन, यदि मान लो अमेजॉन है या कोई भी बड़ी कंपनी है, लेट अस से गूगल है, इन लोगों ने क्या किया, अपना जो सर्वर है वो भारत में बसाया हुआ है, तो उन पर भी ये लागू होगा। तो कौन कौन से लोगों पर लगेगा, यदि भारत का सिटीजन है तो वो चाहे भारत में रहे या भारत के बाहर रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि कोई भी किसी भी अन्य देश का सिटीजन हो, यदि वो भारत के अंदर रहे तो उस पर लगेगा। साथ ही साथ यदि कोई कंपनी है जिन्होंने अपना सर्वर या नेटवर्क भारत के टेरिटरी में बेस किया है तो उन पर भी ये लागू होगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। अब देखो कंपाउंडिंग की बात हम किए हैं कि यदि छोटी मोटी गलती करते हैं तो भैया सीईओ को जेल में डाल देंगे, कंपनी डूब जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर लिया जाता है, इनसे रोकड़ा कलेक्ट कर लिया जाता है, पैसा ले लिया जाता है और उनकी गलती को माफ कर दिया जाता है। तो ऐसा इस एक्ट में कहा गया है, आमतौर पर यही प्रावधान होता है सारे के सारे एक्ट में। यदि 3 साल से सजा कम है, ठीक है, कोई भी जुर्म किया गया, अपराध किया गया जिसकी सजा 3 साल तक कम है, तो आजकल क्या करते हैं कि पैसा देके रफा दफा करो। क्रिमिनल एक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। सिविल ऑफेंस होना चाहिए तभी ये कानून लागू होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी के घर में चोरी किए और बाद में ये कंपाउंडिंग कर लो, नहीं। सिविल ऑफेंस के लिए कंपाउंडिंग का कंपाउंडिंग कहा जाता है। तो यदि 3 साल तक का से सजा कम मिलती है किसी भी सिविल ऑफेंस के लिए, तो वहां पर इस एक्ट के अंदर कंपाउंडिंग पॉसिबल है। कंपाउंडिंग के अंदर क्या किया जाता है कि कुछ छोटी मोटी अमाउंट जो दी जाती है वो कोर्ट को सबमिट की जाती है और एक बॉन्ड साइन करा जाता है कि भैया हम आगे से ऐसी कोई भी अपराध या क्रिमिनल एक्ट नहीं करेंगे, पहली चीज। लेकिन पहले भी मैंने आपको कंपाउंडिंग के केस में बताया है कि कंपाउंडिंग आमतौर पर यदि कोई बार बार ऑफेंस कमिट कर रहा है तो उस पर नहीं की जाती है। और एक और क्राइटेरिया होता है, यदि मान लो कोर्ट ने क्या बोला, भैया 1 लाख रुपए आप कंपनसेशन दे दो, हम आपको जेल नहीं भेजेंगे। लेकिन यहां पर क्या सिचुएशन हो गई कि यदि ये बंदा 1 लाख रुपए दे दे तो भैया ऑलरेडी गरीब है, महीने का 2000 कमाता है, 1 लाख कहां से देगा, खाना पीना ही नहीं कर पाएगा। तो यानी कि उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ये परमिट नहीं करती, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति ये परमिट नहीं करती कि वो कंपाउंडिंग कर पाए, ऑफेंस का पेनल्टी पे कर पाए। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट भी कंपाउंडिंग नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन में उसे नॉर्मली जेल में जो भी इंप्रिजनमेंट या बाकी जो प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट रहेगी वो देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफेंसेस विद 3 इयर्स। अब देखो होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। यदि कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसमें इंप्रिजनमेंट है, इस एक्ट के अंदर का प्रोविजन क्या है, और इस इंप्रिजनमेंट यदि 3 साल से कम है, ठीक है, तो क्या रहता है, आमतौर पर ये बेलेबल ऑफेंस माना जाता है, आपको बेल मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि 3 साल से ज्यादा है तो वो ऑफेंस क्या होती है, वो ऑफेंस होता है कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, बहुत बार मैंने आपको बताया हूं कि जैसे ही एफआईआर रजिस्टर हुई, पुलिस बिना कोर्ट के ऑर्डर के ही आपको अरेस्ट कर सकता है। तो यदि 3 साल से ज्यादा की इंप्रिजनमेंट उस पनिशमेंट के लिए सब्सक्राइब की गई है तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगी, 3 साल से कम की है तो वो एक बेलेबल ऑफेंस होगी। नेक्स्ट है पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंस। तो यहां पर इस आईटी एक्ट के अंदर कौन ऑफेंस इन्वेस्टिगेट करेगा, हर जगह पुलिस ऑफिसर ही करते हैं, लेकिन वो इंस्पेक्टर से नीचे का औहदा नहीं होना चाहिए इनका। बात समझ में आई, इंस्पेक्टर कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है एग्जेम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरी। अब देखो हमने बहुत बार पढ़ा है कि मान लो ए ने
पास किया इंटरमीडियरी को पास करना इंफॉर्मेशन बी को। बहुत बार हमने क्या किया है, इंटरमीडियरी पर फाइन ठोका है, इन्हें इंप्रिजनमेंट किया है, लेकिन इस एक्ट में दिया गया है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर इंटरमीडियरी को कोई भी लॉस नहीं बेयर करना पड़ेगा, कोई भी उनको किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं बेयर आउट करना पड़ेगा। वो क्या क्या तथ्य हो सकते हैं, वो ऐसे हो सकते हैं जब इंटरमीडियरी की भैया कोई गलती ही नहीं है, इंटरमीडियरी ने पूरा का पूरा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सब फॉलो किया है, तो उसे कोई भी दंड नहीं दिया जा सकता। मान लो इनका काम क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनका काम जो है अबाइड बाय द नॉर्म्स है, ट्रांसमिट नहीं करना है, स्टोर नहीं करना है। ये क्या कर रहे हैं, बस एक चैनल के रूप में काम कर रहे हैं, जहां पर ना ये स्टोर कर रहे हैं ना ये इनिशिएट कर रहे हैं, सिर्फ एक ट्रांसमिटिंग यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, इनका इंफॉर्मेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इंटरमीडियरी को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवरराइडिंग इफेक्ट। हम लोगों ने पढ़ा है जब भी दो एक्ट के प्रावधान, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्ट ए वर्सेस आईटी एक्ट के बीच में दुविधा होगी, दोनों के प्रावधान अलग होंगे, तो कौन सा एक्ट होगा, आईटी एक्ट वो होगा जिसे प्राथमिकता दी जाएगी। बात समझ में आई, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। मान लीजिए मैंने एक ऑफेंस किया, मैं चाह रहा था कि मैं एक प्रोटेक्टेड नेटवर्क में ब्रीच कर लूं, आईसीआईसीआई बैंक का नेटवर्क में ब्रीच कर लूं, और मैं वहां से जो सबसे ज्यादा जिनके पास नेटवर्थ है उनकी डिटेल्स निकाल लूं, ऐसा मैं कोशिश करा। तो लेकिन आईसीआईसीआई का नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग था, वो मुझे इंटर नहीं करने दिया। तो ऐसी कंडीशन में यदि मैंने अपराध करने का प्रयास किया है तो भी मुझे दंडित किया जा सकता है इस एक्ट के अंदर। लेकिन जो मैक्सिमम पनिशमेंट यदि मान लो उस एक्ट के लिए 3 साल है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आधा ही दिया जा सकता है, यानी कि 1.5 ईयर ही इस केस में दिया जा सकता है। बात समझ में आई, 1.5 साल ही दिया जा सकता है। तो यदि अपराध कमिट नहीं किया गया लेकिन प्रयास किया गया, तो उस सिचुएशन में मैक्सिमम कितना है, आधा ऑफ द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट ही इस केस में दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यदि कोई कंपनी ऑफेंस करती है। सिंपल सी बात है यार, बहुत बार पढ़ लिए हम ये सब, तो अब टंग में होना चाहिए कि यदि कोई कंपनी ऑफेंस करती है तो क्या होगा, जो भी कंपनी का इंचार्ज होगा, ओनर होगा, उसे माना जाएगा कि उसने ऑफेंस कमिट किया। लेकिन यदि मान लीजिए उसने बिल्कुल लॉफुल तरीके से यह प्रूव कर दिया कि उसकी जानकारी के बिना ऑफेंस कमिट किया गया है, और कोई पर्टिकुलर सीईओ, डायरेक्टर, वो एक पर्सन है जो इंचार्ज, जो इस मिस्टेक को इंटेंशनली कमिट किया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ही इज अ पर्सन, ही और शी इज अ पर्सन जिसे रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर अब रूल्स की बात करें तो नेशनल लेवल पर कोई भी रूल्स आता है तो वो केंद्रीय सरकार बनाएगा, स्टेट लेवल पर आता है तो वो कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। ये सारे के सारे रूल्स हमने पढ़ा हुआ है कि इसे कोई भी अच्छा मैं आपको बता, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। कोई भी रूल्स बनाए जाते हैं एक्ट के अंदर, ये रूल्स किसके अंदर बनाए गए, एक्ट के अंदर, तो इस रूल को क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट में प्लेस किया जाता है। पार्लियामेंट में कितने दिन के लिए प्लेस किया जाता है, कम से कम 30 डेज के लिए। ये 30 दिन एक सेशन में हो सकते हैं या फिर एक से ज्यादा, नॉर्मली 2 सेशन में हो सकते हैं। 30 दिन का समय मिलता है। इस 30 दिन में क्या कर सकता है पार्लियामेंट, उसे मॉडिफाई कर सकता है, उसे अल्टर कर सकता है, या फिर अनचेंज वे में पास कर सकता है। तो जैसा भी हो उसके बाद वो एक्ट को पास किया जाता है। बात समझ में आई। ऐसा ही यदि हम बात करें, एक और महत्वपूर्ण बॉडी है जो इसमें कंसल्ट की जाती है, वो है एडवाइजरी कमिटी, यानी कि सलाहकार समिति। ये क्या होगा, साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी समिति। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, यदि आप एक्ट के बारे में एक चीज सुनोगे तो ये आपने हमेशा देखा होगा, जो टेक्नोलॉजी रहती है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। ठीक है, ये है ग्रोथ रेट, और ये जो है समय। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो लॉ बनाने की रेट है, कानून बनाने की रेट है, वो कंपैरेटिवली स्लो है। तो आप हमेशा देखोगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्राइम कमिट किया जा सकता है।
ये देखो दोनों के बीच में जो गैप है बहुत ज्यादा है। कैन यू सी दैट? दिस इज गैप बिटवीन टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व हो रही है एंड लॉ। ठीक है, तो इस वजह से आप देखोगे हमेशा और हमेशा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर समझ लो, अभी हम बात करें क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्या भारत में कोई क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन है? केवाईसी वगैरह अभी शुरुआत हुआ है, पहले तो वो भी रिक्वायरमेंट नहीं था। लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है, बहुत सारे अदर कॉइन्स हैं, डॉज कॉइन्स हैं, ठीक है, इनमें इन्वेस्ट किया है। क्या कोई प्रॉपर लॉ है? आरबीआई कोशिश करते रहा बैन कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए, उस बैन को रिवोक करा लिया। ऐसा ही यदि आप देखोगे बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, यूपीआई आ गया है। क्या यूपीआई से रिलेटेड यदि कोई क्राइम किया जाता है, फाइनेंशियल फ्रॉड किया जाता है, तो उसकी डिटेलिंग्स लॉ में तुरंत प्रिस्क्राइब्ड है? नहीं है। तो हमेशा टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है, लेकिन कानून को समय लगता है उससे कैचअप करने के बाद, उसे प्रिस्क्राइब करने के बाद, उसे समझने के लिए। ठीक है, इसी वजह से आप देखोगे जितने भी टेक्नोलॉजिकल चीजें रहती हैं वहां पर सरकार क्या करता है, एक एडवाइजरी कमिटी बनाता है जो हमेशा सरकार को एडवाइस करते रहता है, भैया इस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो आप इस कानून में क्या करो, ये बदलाव करते जाओ, तभी और तभी ये कानून जो रहेगा रेलेवेंट रहेगा, ये अधिनियम रेलेवेंट रहेगा, वरना ये बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आप देखोगे ऐसी एडवाइजरी कमिटी हमेशा बनाई जाती है जिसमें केंद्रीय सरकार बताएगा कि कितने चेयरपर्सन तो एक ही रहता है, चेयरपर्सन रहेगा, कितने मेंबर्स रहेंगे, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, इनकी सैलरी क्या होगी, इनके टर्म्स ऑफ कंडीशंस क्या होंगे, ये सारा कौन बताएगा? केंद्रीय सरकार बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर ऑफ कंट्रोलर टू मेक रेगुलेशन। कंट्रोलर के बारे में हम बात कर चुके हैं, नियंत्रक। तो जितने भी डीएससी से रिलेटेड, सर्टिफाइंग अथॉरिटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण रूल्स बनाए जाएंगे जो एक्ट में क्लियरली मेंशन नहीं है, वो किसकी जिम्मेदारी रहेगी? कंट्रोलर की जिम्मेदारी रहेगी। और वो कंट्रोलर इन सारे कानून को कहां पर करेगा? केंद्रीय सरकार की मदद से, और जो अभी हमने एडवाइजरी कमिटी बनाई, दोनों के एडवाइस से बनाएगा। और उसके बाद ये रेगुलेशन क्या होना चाहिए? ये रेगुलेशन फिर केंद्रीय सरकार के पास पेश किए जाएंगे। वो केंद्रीय सरकार फाइनली किसे पेश करेगा? पार्लियामेंट में इन रूल्स को पेश करेगा। यदि पार्लियामेंट पास करता है तो वो रूल्स फाइनल हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट जो आएगा, स्टेट गवर्नमेंट भी रूल्स बना सकता है अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर। तो ये जो था, ये आईटी एक्ट था और उसके बारे में सारी डिटेल्स थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आईटी एक्ट। कुछ चीजें हो सकती हैं जो आईटी एक्ट में आपको शायद ना समझ में आई, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टेक्निकल टॉपिक है, बट ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ सेक्शंस आप जरूर याद रखिएगा। मैं माइंड मैप में और ज्यादा उन्हें हाईलाइट कर दूंगा जब डालूंगा कि ये सेक्शंस तो आपको जरूर याद रखने ही हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी आईटी एक्ट के बारे में। ये एक्ट थोड़ा सा टेक्निकल है और इस वजह से मैं देखा हूं बहुत ही कम प्रोविजंस लोग कराते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, हमने बहुत ही डिटेल में किया है, तो इन एक्ट्स को आप प्लीज रिवाइज करते रहिएगा। और ट्रस्ट मी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में बनेगा नहीं, क्योंकि हमने पूरा एक्ट फ्रॉम द सोर्स उठा के खत्म किया है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।